अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आर और मैं हूं बतूल राजपूत। आज के प्रोग्राम में हम अहम 3 मौज़ूआत पे बात करेंगे। आज आर्टिकल 63A के हवाले से जो सदाती रेफरेंस था उसमें फ़ैसला आया कि जो मुनहरिफ अरकान हैं उनका वोट काउंट नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसा फ़ैसला है जिससे पिछले कुछ अरसे में होने वाली असम्बली के अंदर जो कार्रवाइयाँ हैं उन पर सवाल उठ सकता है और ख़ासतौर पर पंजाब असम्बली में जिन वोट्स की बुनियाद पर हमजा शहबाज चीफ मिनिस्टर बने हैं, अगर वो वोट्स अब काउंट ना किए जाएँ तो उनकी हुकूमत बरकरार नहीं रहेगी। लेकिन ये फ़ैसला आने वाले घंटों में किस तरह से सियासी सूरत हाल को इफ़ेक्ट करेगा, इस पर भी बात करेंगे। और मौजूदा हुकूमत ने नैब में तकरीबन 31 तरमीम करने की बात की है। ये रिपोर्ट किया जा रहा है। बर्डन ऑफ प्रूफ अब नैब के ऊपर है। पहले जो मुल्ज़िम था या जिसके ऊपर इल्ज़ाम था उसके ऊपर समझा जाता था। तो ये कुछ ऐसी बड़ी चेंजेस हैं जो कि अगर आ गई तो जो रैंडमली नैब जाके किसी को भी पकड़ लेता था वो नहीं अब हो सकेगा। कुछ कंट्रोल्ड पावर्स हमें सामने नज़र आएंगी। और आज के प्रोग्राम में इस हवाले से भी बात करेंगे कि सिंध के अंदर ख़ासतौर पे कराची में जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो बज़ाहिर तो बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जो चीफ़ मिनिस्टर हैं वो समझते हैं कि अब हालात इतने भी ख़राब नहीं जितना मीडिया रिपोर्ट करे। इस वक्त मुझे बैरिस्टर अली ज़फ़र ने ज्वाइन किया जो कि साबिक़ वफाकी वज़ीर कानून रहे हैं और सेनेटर भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। मुझे बताइएगा कि जो फ़ैसला है 63A के हवाले से, ये तो सियासी तौर पर अब आपकी फेवर में जाता है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैंने जो बहस की थी पीटीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, मैंने यही कहा था कि जो इसकी दुरुस्त तशरीह है आर्टिकल 63A की, वो ये है कि वोट पार्टी डायरेक्शन के खिलाफ जो वोट होता है उस वोट को काउंट नहीं किया जा सकता। और ये इसका प्रिंसिपल जो है वो प्रिंसिपल ये है कि अगर कोई गैर कानूनी हरकत करके कोई गेन ले, कोई फायदा ले, तो वो फायदा नहीं लिया जा सकता अगर हर जो क्राइम किया है या जो जुर्म किया है वो गैर आईनी हो। तो चूंकि डिफेक्शन को गैर आईनी करार दिया गया है आर्टिकल 63A के तहत, तो उसका जो फायदा है यानी वोट काउंट, वो फायदा किसी को नहीं दिया जा सकता। ये तशरीह की है, मेरी नजर में ये बिल्कुल दुरुस्त तशरीह की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। ये एक तारीखी फैसला है क्योंकि जो डिफेक्शन है, जो फ्लोर क्रॉसिंग है, इसके बाद वो पाकिस्तान से खत्म हो जाएगी क्योंकि अब फ्लोर क्रॉसिंग, क्योंकि वोट ही नहीं काउंट होगा तो फ्लोर क्रॉसिंग करने का किसी को कोई फायदा नहीं मिल सकेगा। ठीक है बैरिस्टर साहब, यहाँ तक तो ये बात क्लियर है कि ताहयात नाअहली पे उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि आप इसको डिफेक्शन में ले सकते हैं लेकिन नाअहल नहीं हो सकते। लेकिन आप ये बताइएगा कि वो ये भी एट द सेम टाइम कहते हैं कि अगर नाअहली की बात करनी है या मजीद इस हवाले से कानून साजी करनी है तो पार्लियामेंट करेगी। पार्लियामेंट में तो इस वक्त पोलिटिकल पार्टीज, देखिए इसमें नाअहली फॉर लाइफ आइन के आर्टिकल 63A में कहीं नहीं लिखा हुआ। 63A में कहीं नहीं लिखा कि हयात आप नाअहल होंगे, यही लिखा हुआ है कि आप डीसीट होंगे। और अगर ये लिखा है तो आइन में चेंज वजारत का काम नहीं है, पार्लियामेंट का ही काम है। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि आप फॉर लाइफ जो नाअहली है उसका कोई अब रेलेवेंस ही नहीं रही, उसका कोई फायदा या नुकसान नहीं रहा, क्योंकि अगर वोट ही नहीं काउंट होगा तो फिर डीसीटिंग हो जाए या लाइफ नाअहली फॉर लाइफ हो जाए, वो उसमें कोई ऐसी जरूरत नहीं रह जाती। लेकिन अगर पार्लियामेंट चाहता है कि नाअहली फॉर लाइफ हो डिफेक्शन पे, तो वो अमेंड कर सकता है। लेकिन मेरी नजर में अब जरूरत ही नहीं उसकी पड़ेगी क्योंकि आप जो डिफेक्शन कोई करेगा ही नहीं, उसका फायदा ही नहीं, जबकि वोट ही नहीं काउंट होगा तो फिर ये फ्लोर क्रॉसिंग होएगी नहीं। ठीक है, अली ज़फ़र साहब ये बताइएगा कि जो पंजाब के 25 मुनहरिफ अरकान के वोट्स थे जिनकी फेवर से वो चीफ मिनिस्टर बने हमजा शहबाज, अगर वो भी काउंट नहीं होते तो फिर आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी? देखिए आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। इसका रिजल्ट क्या होगा अगर वो 25 लोग जो हैं जिनके वोट्स काउंट नहीं होते, तो इसका मतलब है कि हमजा शहबाज शरीफ साहब का जो इलेक्शन है वो भी गलत है और हमजा शहबाज शरीफ अब चीफ मिनिस्टर नहीं रहे, क्योंकि अगर उनसे ये वोट निकाल दिए जाए तो उनकी हाउस की मेजॉरिटी नहीं रहती, और अगर उनके पास हाउस की मेजॉरिटी नहीं रहती तो वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहते। इसका मतलब है कि दोबारा इलेक्शन होगा और अगर उसमें कोई चीफ मिनिस्टर इलेक्ट ना हो सका
मेजॉरिटी ऑफ द हाउस किसी के पास ना हुई तो फिर प्रोविंशियल असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी। और अगर प्रोविंशियल असेंबली डिसॉल्व हो गई तो इसका मतलब है लिटरली कि पूरे नेशन में, पूरे मुल्क में दोबारा इलेक्शन होगा, नेशनल असेंबली का भी इलेक्शन कराना पड़ जाएगा और उसके बाद साथ साथ बाकी प्रोविंसेस के भी फिर करने पड़ जाएंगे। ठीक है अली ज़फ़र साहब, आप लोगों का एक स्टैंड था कि शफाफियत होना चाहिए और ये ज़मीर की आवाज़ को लेके पहले आपका नैरेटिव और था, फिर थोड़ा और हो गया आगे जाके, लेकिन इंतखाबी अमल की शफाफियत, जमहूरियत, तसाब, आर्टिकल 63 की ये जो अब तशरीह की गई है दूसरे आर्टिकल्स के साथ मिला के, आपको लगता है कि परफेक्ट तशरीह है? और इसके बाद जो सियासी जमातों में सियासत के तहफ़्फ़ुज़ की कानून बात करता है वो हो पाएगा इस तशरीह के बाद? देखिए, मेरी बहस एग्जैक्टली यही थी कि लॉयल्टी जो क्वेश्चन ऑफ लॉयल्टी है, जो कॉन्फिडेंस है, जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, ये सब कुछ शामिल किया गया आर्टिकल ए में। और उसमें कहा गया है कि आप जो पार्टी की लॉयल्टी है, जो आपकी पब्लिक के साथ लॉयल्टी है, जो आपका ट्रस्ट दिया है पब्लिक ने आपको एक पार्टी के सेट करके, उसको अगर आप उसकी खिलाफ वर्जी करेंगे तो आप डिफीट हो जाएंगे और उसके साथ साथ आपका वोट नहीं काउंट होगा। तो अगर वोट नहीं काउंट होगा उसके बाद आप ये अंदाजा लगा सकती हैं, ये मंतकी उसका इंजाम है कि उसके बाद अगर वोट ही नहीं काउंट होगा तो किसी को फायदा नहीं होगा फ्लोर क्रॉसिंग का। जिसका मतलब ये है कि कम अज कम तो हम पिछले ठीक है अली ज़फ़र साहब, फवाद चौधरी ने ये भी कहा है कि अब अक्सरियत नहीं रही है तो असेंबली को तहलील कर देना चाहिए, सदर ये कदम उठा सकते हैं। आपको लगता है कि मुमकिन है? चौधरी साहब ने जो एंड वाली बात की है वो तो दुरुस्त है, लेकिन उसको लॉजिक भी देखना पड़ेगा। सबसे पहली स्टेप तो ये है कि जो इलेक्शन हुआ हमजा शहबाज शरीफ साहब का, वो इलेक्शन कैंसिल होगा। जब इलेक्शन कैंसिल होगा, जिसका मैंने कहा क्योंकि उसमें वोट जब निकाल दें तो उनके पास वो हाउस की मेजॉरिटी नहीं रहती। जब वो हाउस की मेजॉरिटी नहीं रहती तो पहले एक री इलेक्शन की तरफ जाएगा मामला। जब री इलेक्शन नहीं हो सकेगा क्योंकि इन लोगों की जो वोट्स हैं वो काउंट नहीं होंगे, अगर री इलेक्शन में कोई मेजॉरिटी ना ले सका तो फिर असेंबली डिसॉल्व हो। ठीक, अब ये बताइएगा कि अब नैब के में स्ट्रक्चरल चेंजेस की भी बात हो रही है। गवर्नमेंट ने तकरीबन वो तमाम टूल्स जो कि नैब आपकी गवर्नमेंट में इस्तेमाल करता रहा था कि बर्डन ऑफ प्रूफ भी जिस पे इल्ज़ाम लगाया उस पे है और कोर्ट से बाकायदा इजाज़त लिए बगैर आप जाके रैंडमली गिरफ्तार भी कर सकते हैं, वो तमाम ये बड़ी चेंजेस हैं जो वो लाना चाहते हैं, तो फिर आप इसको सपोर्ट करेंगे? जी देखिए, इस वक्त तो जो पंजाब की हुकूमत है मेरी नज़र में वो हुकूमत नहीं रही, क्योंकि इस जजमेंट के बाद अब वो इलेक्शन ही चूंकि एक तरह से कैंसिल हो गया तो वो अब दोबारा से एक हुकूमत बननी पड़ेगी। फिलहाल आप चीफ मिनिस्टर के बगैर हैं, तो ये सारी बातें कि क्या एहतसाब होना चाहिए, क्या नैब के रेफरेंसेस होने चाहिए, आपका जो सवाल है ये रेलिवेंट रहते हैं जब नई हुकूमत लेकिन फॉर एग्जांपल आई एम सॉरी टू कट यू, फॉर एग्जांपल ये चेंजेस भी ला रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसहाक डार, जब हमने एक्सपर्ट से बात की तो उन्होंने मिसाल दी कि जैसे इसहाक डार पे जो टैक्स रिटर्न्स का केस बनाया वो एफबीआर के अंडर आता है, वो नैब में आता ही नहीं है। तो ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट में उठाए गए, आपका गवर्नमेंट में अब इनको पूरी तरह तब्दील करेगी, तो ये रिवैम्प करेंगे नैब को और इसका मतलब है कि उन सारे फैसलों को डिनाई करेंगे जो इमरान खान की गवर्नमेंट ने लिए। जी, वो रिवैम्प तब भी होंगे अगर वो कानून की इजाजत दे, लेकिन जब तक कि एक अदालत में एक रेफरेंस फाइल हुआ है तो ये अदालत का ही काम होता है, सिर्फ अदालत ही नैब कोर्ट रेफरेंस। लेकिन अली ज़फ़र साहब, आप कानून को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, आपको पता है कि पनामा में बर्डन ऑफ प्रूफ और नैब में जो लूप होल्स थे कानूनी तौर पे उस पे वो उस वक्त भी अंडरस्टैंडेबल नहीं थे और अब भी ये सवाल इसीलिए उठ रहा है कि जो इल्ज़ाम लगा रहा है वो इल्ज़ाम साबित करे, या जिस पे इल्ज़ाम लगाया वही साबित करे कि मैंने इसे नहीं किया, ये मैंने मेरे एसेट्स बियॉन्ड मीन मैंने किस तरह से बनाया है, या बर्डन ऑफ प्रूफ भी मुझ पे आए। तो आपको नहीं लगता है कि दिस इज़ क्वाइट लॉजिकल नाउ कि जो इल्ज़ाम लगा रहा है वही प्रूव करे? ये तो जी देखें, बिल्कुल मैं इस पे बहुत बार कह चुका हूँ कि चाहे हुकूमत केस कर रही है या हुकूमत के खिलाफ केस हो रहा है, इल्ज़ाम जो लगाता है उसने साबित करना है। अगर वो साबित नहीं कर सकता तो फिर वो जो केसेस हैं वो फैसला अदालत मुलजिम के फेवर में ही करेगी।
क्योंकि इल्ज़ाम साबित करना प्रोसिक्यूशन का काम होता है। तो ये इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर आप किसी के खिलाफ भी, चाहे वो ऑपोजिशन में हो, चाहे वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों, किसी के खिलाफ इल्ज़ाम लगाना एक चीज़ है, उसको साबित करना अदालत में दूसरी चीज़ है। साबित करने के लिए आपको ठोस सबूत चाहिए होता है, और अगर किसी केस में ठोस सबूत नहीं है तो फिर उस केस में अदालत एक्विट करेगी, उसमें बरी कर देगी मुल्ज़िम को। तो ये तो निज़ाम, ये पूरी दुनिया का यही निज़ाम है, और हमारा भी निज़ाम कहता है। लेकिन ये जो नाअहली वाला नुक्ता है, इसमें तो पीटीआई के अंदर एक थोड़ा एक इमोशनल फैक्टर भी था कि ज़रूर नाअहल कर दिया जाए, और फिर एक बड़ा जज्बाती स्टांस था इमरान खान का। तो अब ये बात तो पार्लियामेंट में आ गई है, तो अब वो उनकी बात में क्या वजन रह गया? दो चीजें हैं। आप एक है इमोशनल बात ये करना कि आप ये कहें कि ताहयात कोई नाअहल हो जाए, लेकिन अगर आर्टिकल 63A या आइन में ऐसी बात नहीं लिखी तो फिर अदालत उसमें ऐड नहीं कर सकती। हाँ, वो अगर पार्लियामेंट चाहे तो ऐड कर सकती है, लेकिन ज्यादा जरूरी जो समझने की बात है वो ये है कि अगर वोट ही नहीं काउंट होगा तो फिर किसी को जो वो कर भी देगा अगर कोई फ्लोर क्रॉसिंग, तो उसका फायदा अगर नहीं होगा तो ठीक है, उसको डी-सीट कर दिया जाए। लेकिन फिर भी सारी सूरत हाल में हम ये समझ सकते हैं कि रेजिग्नेशन इज अ मोर ग्रेसफुल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसर्न। देखिए, इस वक्त तो दो रास्ते हैं आपकी आइन में। एक होता है रेजिग्नेशन, उसमें भी डी-सीटिंग होती है। दूसरा होता है कि आप फ्लोर क्रॉसिंग करके वोट किसी और डायरेक्शन के खिलाफ कर दें, उसमें भी डी-सीटिंग होती है। लेकिन पहले ये होता था या तासुर ये मिलता था कि जिस तरह आप ये रिजाइन ना करें, आप वोट डायरेक्शन के खिलाफ कर दें, वोट आपका काउंट हो जाएगा, फायदा हो जाएगा, और उसके बाद आप रिजल्ट डी-सीट हो जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो तशरीह की है और दुरुस्त तशरीह की है कि ये नहीं हो सकता कि आप सिर्फ डी-सीट हों और आपका वोट काउंट हो जाए, तो इसका मतलब है कि फ्लोर क्रॉसिंग का फायदा तो मिल गया। अब वो फायदा जबकि नहीं मिलेगा, उसके बाद इररिलेवेंट हो जाता है कि आप डी-सीट हों और नया इलेक्शन लड़के आ सके या ना आ सके। बल्कि मेरा ख्याल है फिर एक अच्छी बात है कि आप अगर डिसलॉयल होते हैं एक पार्टी के साथ, आपका वोट नहीं काउंट होता, आप पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, आप डी-सीट होके आप दोबारा इलेक्शन लड़ लें, आ जाएं। अगर आपको पब्लिक समझती है कि आपने दुरुस्त काम किया तो पब्लिक दोबारा इलेक्ट कर लेगी। लेकिन अली ज़फ़र साहब, ऑन अ लाइटर नोट मुझे बताइएगा कि अगर पार्लियामेंट इस पर लेजिस्लेट करे और फिर सब मिल के बात करें कि जो पार्टी से इनहराफ करते हैं उनका मुस्तकबिल क्या होना चाहिए, तो आप आधी पार्लियामेंट तो वैसे ही कंसिडर ही नहीं होगी, जिस तरह से लोग स्विच करते रहे हमारे मुल्क में हिस्टोरिकली। दे आर 40+। मेरा ख्याल है पार्लियामेंट नहीं करेगा ये, अब पार्लियामेंट को जरूरत ही नहीं है। नंबर 1 तो नाअहली फॉर लाइफ जो है वो एक ऐसी चीज है जो कि शायद इस डिफेक्शन के क्लॉज के साथ लगनी भी नहीं चाहिए। डी-सीटिंग सफिशिएंट है, डी-सीटिंग इनफ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हमें ज्वाइन करे थे। नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आएंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद। नाज़रीन, इस वक्त मुझे एडवोकेट इमरान शफीक साहब ने ज्वाइन किया, जो कि साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब रहे हैं। इमरान, ये अब रिपोर्ट किया जा रहा है कि अब गवर्नमेंट तरमीम लाएगी नैब के कवानीन में, और जो कवानीन ज़्यादा इंटरेस्टिंगली चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं उसमें एक है कि नैब का मुल्ज़िम को गिरफ़्तार करने का इख्तियार ख़त्म हो जाएगा और अदालत की मंजूरी से नैब मुल्ज़िम को गिरफ़्तार कर सकेगा, और 5 साल से ज़ायद प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन या इक़दाम के ख़िलाफ़ नैब इंक्वायरी नहीं कर सकेगा। और जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो भी अब सियासतदानों या ब्यूरोक्रेट्स पे नहीं आएगा, बल्कि नैब के ऊपर ही होगा। आपको लगता है कि ये प्रैक्टिकल है या गवर्नमेंट वाकई
सिर्फ तवज्जो हासिल करने के लिए ऐसा करिए या वाकई रिवैम्प करना चाहती है इस वक्त नैब को? देखिए, अभी मैंने इसका एक मसवदा पूरा पढ़ा है, जो मसवदा गालबन जो सर्कुलेट कर रहा है तरामीम मुजवजा तरामीम के हवाले से। उस मसवदे की अथेंटिसिटी के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वो ऑफिशियली नहीं है, लेकिन अगर उस मसवदे का मुताला किया जाए तो उसको मुताला करने के बाद ये बात तो समझ आती है, नंबर एक, कि इसमें अक्सर तरामीम वही हैं जो बेसिकली पीटीआई की गवर्नमेंट ने पहले अपने खुद जुराइम के हवाले से कर रखी हैं और नैब के दायरा इख्तियार के हवाले से खुद उन्होंने पिछली गवर्नमेंट ने पहले जो नैब सेकंड ऑर्डिनेंस था 2021 का, उसमें ये तरामीम की गई थी। एक तो बड़ा हिस्सा तरामीम का वो है। उसके अलावा इजाफी तौर पर कुछ चीजों की तरामीम भी की गई हैं, जिसमें एक तरामीम तो जो नजर आती हैं, जो तजवीज करदा नजर आ रही हैं, वो ये हैं प्रोसिक्यूटर जनरल की अपॉइंटमेंट। प्रोसिक्यूटर जनरल की अपॉइंटमेंट के बारे में कहा गया उसका तरीकेकार वही होगा जो चेयरमैन नैब की तैनाती का तरीकेकार है, और प्रोसिक्यूटर जनरल का ऑफिस जो है वो एक इंडिपेंडेंट ऑफिस होगा और सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होगा, और वो नॉन एक्सटेंडेबल होगा, यानी एक्सटेंड नहीं किया जा सकेगा। वो 3 साल के लिए आएगा और वही उसकी टर्म होगी। ऑपोजिशन लीडर और जो लीडर ऑफ द हाउस है, उन दोनों की मुशावरत से सदर पाकिस्तान उसकी तैनाती करेगा। पहले इसका यह तरीकेकार नहीं था। दूसरी एक बहुत बड़ी डिबेट रही है पाकिस्तान में कि ये नैब की जो प्रॉपर्टीज को जो प्री बारगेन का इख्तियार है वो क्या होना चाहिए, और उसकी जो प्री बारगेन की जाती है जब मुल्जिम से, तो जो रेट नैब लगाता है लाइबिलिटी फिक्स करने का तरीकेकार क्या है, वो क्या होना चाहिए। तो उस तरीकेकार को थोड़ा सा बेहतर किया गया है, और बेहतर ये किया गया है कि जो सरकारी रेट होते हैं, नर्ख होते हैं प्रॉपर्टीज के, जो सरकार ने तय किए हुए हैं, एफबीआर के या डीसी रेट्स जिन्हें कहा जाता है, उसके मुताबिक ही लाइबिलिटी फिक्स करेगी। नैब अपनी मनमानी नहीं कर सकेगा। ये तरमीम पहले भी पीटीआई की गवर्नमेंट ने भी की थी, लेकिन बाद में फिर उन्होंने वापस ले ली ये तरमीम। अच्छा, ये इसमें ये भी कहा गया है कि सियासतदानों और अफसरशाही के खिलाफ अच्छी नीयत से किए गए फैसलों पर नैब कार्रवाई नहीं कर सकेगा। अब ये कैसे डिटरमिन करेंगे तो कि वो अच्छी नीयत पे मबनी थे? देखें, ये पहले से मौजूद है, ये कोई नई तरमीम नहीं है। ये तरमीम पहले भी है कि गुड फेथ में कोई भी सरकारी अफसर काम करता है उस पर आप करप्शन नहीं होती। हाँ, जो करप्शन है वो इस पर होती है कि आपके पास मॉनेटरी गेन की, यानी उसने कोई बेनिफिट हासिल किया है, उसका कोई एविडेंस हो। तो यानी कोई भी काम करते वक्त अगर वो उसके जरिए खुद को फायदा हासिल करता है, अपने लिए माली फायदा, मनफियत हासिल करता है, तो वो करप्शन के जुमरे में आता है। तो ये तरमीम नैब सेकंड ऑर्डिनेंस में पहले ही पीटीआई की गवर्नमेंट पहले कर चुकी है। अभी उन्होंने इस तरमीम को री एम्फेसाइज किया है, यानी दोबारा से उसी को उन्होंने बरकरार रखा है, क्योंकि ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस पहले वाला लैप्स कर जाएगा जब 4 माह की मुद्दत खत्म होती है। पीटीआई गवर्नमेंट ने पहले 4 माह लाया, फिर दोबारा 4 माह लाया, तो ये 8 माह बन गए। तो अब अगर ये ऑर्डिनेंस लेकर आएगी गवर्नमेंट, तो वो नई तरमीम के साथ आएगी, तो बहरहाल ये उसी की एक्सटेंशन है। मेरी नजर में ये कोई नई तरमीम नहीं है। उन्होंने भी यही कहा था कि प्रोसीजरल एक्सेस की बुनियाद पर, किसी की ओपिनियन की बुनियाद पर, ईसीसी और सीसीआई और इस तरह की जो इदारे हैं कॉन्स्टिट्यूशन और फेडरल लॉ के तहत जो बने हैं, उनके डिसीजंस जो हैं उनकी बुनियाद पर किसी पर करप्शन का केस नहीं बनेगा। अच्छा, फिर एक गवर्नमेंट, पीटीआई की गवर्नमेंट एक तरमीम लेके आई थी, पब्लिक चीटिंग पब्लिक एट लार्ज के जो केसेस हैं उनको भी नैब के दायरा कार से निकाला जाएगा, लेकिन फिर बाद में तीसरी अमेंडमेंट के जरिए उनको दोबारा शामिल कर लिया गया था। अभी जो मैंने मसवदा देखा है उसमें बहरहाल चीटिंग पब्लिक एट लार्ज के केसेस को भी कहा गया कि नैब के दायरा इख्तियार से बाहर निकाला जाएगा। और एक बड़ी जो चीज की गई है वो ये की गई है, नैब क्योंकि मेगा करप्शन को डील करता है, इसलिए इसमें नजर ये आ रहा है कि उन्होंने ये कहा है कि 5 अरब रुपए से जायद की जो भी ठेके हैं या जो भी काम है, नैब उससे ऊपर पर जायजा ले सकेगा। 5 अरब से नीचे जितने भी केसेस हैं वो नैब में नहीं चलेंगे, वो जहां पर दीगर अदारे हैं वो उनमें चलेंगे। कोई रेगुलेटर्स हैं जो SECP हैं या FIA है या बाकी इदारे हैं वो उन पर कर सकेंगे, लेकिन नैब जो है वो मेगा करप्शन के केसेस को डील करेगा। हाँ, एक जो बड़ा काम इसमें किया गया वो ये किया गया कि अब नैब डायरेक्ट अरेस्ट नहीं कर सकेगा अगर ये जो मसौदा है उसके मुताबिक। अरेस्ट करने के लिए बहरहाल नैब को अदालत की परमिशन लेनी पड़ेगी। और बेल के हवाले से, जमानत के हवाले से इसमें अहम बात की गई है। जमानत के बारे में कहा गया है कि जमानत हर उस मुल्जिम को मिल जाएगी जिसके बारे में ये
ना हो कि वो इस जुर्म का दोबारा इर्तिकाब करेगा या एविडेंस को टेम्पर करेगा। यानी नैब के केसों में पहले जमानत का दायराकार बहुत सख्त हुआ करता था, तो अगर ये क्राइटेरिया तय कर दिया जाता है जमानत का, तो फिर एक तो अरेस्ट भी नहीं हो पाएगा, मुश्किल होगी, और अगर अरेस्ट हो गया तो जमानत के बड़े वसी इख्तियारात अदालत के पास। बहुत शुक्रिया इमरान शफीक साहब, प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। नाज़रीन, यहाँ पे ब्रेक लेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। इस वक्त मुझे ब्रिगेडियर साद ने ज्वाइन किया है और आज आपने देखा कि कराची में वज़ीर आला सिंध ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि जनवरी से लेकर अब तक 220 ऐसे वाक़यात हुए हैं, जिसमें 25 लोग ज़ख्मी हुए और 7 शहीद हुए। ये सिंध के वाक़यात की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन एक माह में 3 वाक़यात धमाके के कराची के अंदर होना बहुत तशवीशनाक है। और इसमें से अटैक्स चाइनीज़ पे भी हुए, जिसकी वजह से चाइनीज़ इंटरेस्ट भी डैमेज हो रहे हैं। और हमने देखा कि दासू के अटैक के बाद अब ये इनसिक्योरिटी पाकिस्तान के अंदर बढ़ती जा रही है कि अगर पर्टिकुलरली चाइनीज़ को टारगेट किया जाता है तो उनकी सिक्योरिटी बढ़ाने के इकदाम होने चाहिए, और इससे कॉन्फिडेंस भी शेक हो सकता है दोनों ममालिक के दरमियान। ब्रिगेडियर साद साहब, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, ये बताइएगा कि ये जो सिक्योरिटी को लेके अब चीफ मिनिस्टर ने कहा कि आप तो रेटिंग के लिए इसको ज़्यादा बढ़ाएं नहीं, लेकिन धमाके तो हो रहे हैं और बड़े टारगेटेड अटैक्स हो रहे हैं। मतलब कि बहुत तशवीशनाक बात है कि ना कि हमारे दुश्मन जो हैं वो हमें टारगेट कर रहे हैं, हम खुद भी जो है पाकिस्तानी भी इसमें मुलविज़ हैं। दुश्मन को अगर आप देख रहे हैं तो ये 3 जो छोटे प्रोविंसेस हैं, पेरिफेरल वो है प्रोविंसेस हैं, उनको हिट किया जा रहा है। पख्तूनख्वा के आप देख लें तो उसकी जो पुराने ट्राइबल एरियाज हैं उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, बलूचिस्तान के इंटीरियर में हमले हो रहे हैं। अभी सिंध में आपने देख लिया कि किस तरह रेलवे लाइंस को उड़ाया गया, कराची में जो है वो हमले हुए। तो ये जो है बड़ी अजीब एक सूरत हाल सामने आई है। और अभी पंजाब में मुझे जो लगता है कि हमारे दुश्मन और के साथ हमारे भी मेरे ख्याल में लोग बेवकूफ़ी की हद तक चले गए कि वो बात कर रहे हैं कि पंजाब में सिविल वॉर कराई जाए, खून खराबा किया जाए। पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देख लें लोगों के, वो किस तरह पॉलिटिकल टेम्परेचर को चढ़ा रहे हैं। तो ये बड़ी तशवीशनाक बात है और इसमें हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनको चाहिए कि इसका एक जायजा लिया जाए और किस तरह इसको रिस्पॉन्ड किया जाए, क्योंकि ये इस तरह तो उसको नहीं छोड़ा जा सकता है। लेकिन आप इंडिविजुअल लेवल पे तो नहीं कर सकते हैं कि आपने चाइनीज को सिक्योरिटी दे दी तो आपने उसको सिक्योरिटी, हर एक आदमी हर जगह पे तो आप पुलिसमैन नहीं खड़ा कर सकते हैं, हर जगह पे आप गार्ड नहीं खड़ी कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने ओवरऑल मुल्क के अंदर सिक्योरिटी बढ़ानी है। ठीक है, ये थोड़ा समझाइएगा कि PMLN के दौर के अवाखिर में हमने नेक्टा की बहुत बात सुनी कि सारी एजेंसीज को एक अम्ब्रेला के नीचे लेके आएंगे। इमरान खान के दौर में यही सुनने को मिलता था कि हालात काफ़ी कंट्रोल में है, लेकिन अब ना इसके बारे में ज़्यादा बात होती है, इस तरह के वाक़यात सामने आते हैं। तो क्या हुकूमत की तवज्जो नहीं रही या हमने कुछ चीज़ों को नॉन सीरियसली ले लिया, या अफगानिस्तान की सिचुएशन बदलने के बाद चैलेंजेस ज़्यादा है, या कहीं हमारा इंटेलिजेंस फेलियर भी था? नहीं, हमारे अपने फेलियर हैं जी। देखिए, बात यह है कि एनवायरनमेंट आपने बनाना है कि किस तरह आपने सिक्योर एनवायरनमेंट बनाना है, किस तरह आपने दहशतगर्द को, मतलब है कि जब तक आप उसके रूट की तरफ नहीं जाएंगे जिधर से ये निकलता है उसकी आप हम शाख तराशी कर लेते हैं। हम समझते हैं कि जी अभी धूप आ गई है, बिल्कुल ठीक हो गया सब कुछ, अभी छाव नहीं है, अंधेरा नहीं है, लेकिन वो शाखें दोबारा निकल आती हैं। आप इसराइल का वो देख लें, इसराइल के तीनों अतराफ, एक साइड पर समंदर है, 3 अतराफ पे होस्टाइल पावर थी, लेकिन उन्होंने दहशतगर्दी की, उन्होंने जड़ उखेड़ दी है। अभी हमें भी चाहिए कि हमें एक इस तरह का प्लान बनाना चाहिए, एक नैरेटिव बनाना चाहिए कि किस तरह हमने एक उसको काउंटर करना है एक लेवल के ऊपर, कि उनको रिक्रूट्स वगैरह ना मिले, एक सुपीरियर आपने नैरेटिव देना है। जो नैरेटिव दहशतगर्द दे रहा है कि हमें आज़ादी चाहिए, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, तो जब तक हम अभी आप बलूचिस्तान को देख लें कि
वहां पर मतलब है कि आप अपने देख रहे हैं आपके जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मुझे आप ये बताएं कि इनमें से कौन सा लीडर बलूचिस्तान गया कि वहां के लोगों के साथ उन्होंने कांटेक्ट किया है या वहां के लोगों के साथ कोई पब्लिक मीटिंग की है? पख्तूनख्वा में पब्लिक मीटिंग हो रही है, पंजाब में पब्लिक मीटिंग हो रही है, बाकी 2 प्रोविंसेस एलियनेट हो रहे हैं बिकॉज वो समझते हैं हमें तो ये किसी उसमें भी नहीं डाल रहे हैं ये। तो जब तक ये हमें जो मायूसी है और लोग जो मतलब है कि एलियनेशन हो रही है उन जगहों पे जहां पर ये काम हो रहे हैं, जहां वहां तक कांटेक्ट नहीं होगा, वहां उनके रूट कॉजेस को एड्रेस नहीं किया जाएगा, तो आप एक ऑपरेशन करके तो आप उसको सेटबैक दे सकते हैं। तो क्या आपके कहने का मतलब ये है कि अगर बीएलए की नई ब्रांच मजीद ब्रिगेड ज्यादा मजबूत हो रही है तो हमारी अपनी नायली की वजह से हो रही है, क्योंकि हम बलूचिस्तान के नायली की वजह से हो रही है ना, नहीं ले सकते। हमारी अपनी देखें वो हमारे जमीन के ऊपर मौजूद हैं, मतलब है कि एक पोस्ट के ऊपर हमला होता है, 40 से 50 लोग एक जगह से मूव कर रहे हैं, 40-50 लोग थोड़ी तादाद नहीं है, और वो एक पोस्ट के ऊपर हमला हो रहे होते हैं, उसको ओवररन करते हैं। तो हमें तो इतनी तो वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ना कि 40-50 बंदे अगर मूव कर रहे हैं, चलो एक आध बंदा मूव कर रहा है, अंडर डिस्गाइज मूव कर रहा है, उसका आप पता नहीं कर सकते हैं, लेकिन फुली आर्म्ड ट्रेंड फोर्स 50 लोगों की अगर एक जगह से बलूचिस्तान में पॉइंट ए टू पॉइंट बी मूव कर रही है दहशतगर्दी के लिए, तो हमें पता होना चाहिए ना। लेकिन इसमें आप अभी इसमें आप देखते क्या है कि जो पेशावर की कमान है वो भी उसके बारे में भी खबर आ रही कि अफगानिस्तान के अंदर बातचीत करें। आपको लगता है कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक? क्योंकि नहीं, ये बात मैं दहशतगर्दों के साथ तो बातचीत करनी नहीं है, ये हम बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं कि दहशतगर्दों के साथ बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने अपने प्रिजनर्स खुलवा देने हैं, उन्होंने जो भी मराहत लेनी है वो हमसे ले लेंगे। और जो उनका टीटीपी को लेके सॉफ्ट कॉर्नर है 2008 के बाद से टीटीए ने टीटीपी को कभी कंडेम तो नहीं किया कि उनकी। हाँ बिल्कुल, ये गलत बात है ना, मतलब है कि वो एक दहशतगर्द तंजीम है, उसने पाकिस्तानी फोर्सेस पे हमला किया है, उसने पाकिस्तान के सिविलियंस पे हमला किया है, उन्होंने धमाके किए हैं, हमारी मईशत को तबाह किया है, तो आप उनके साथ कैसे बातचीत कर सकते हैं? दहशतगर्दों के साथ बातचीत नहीं हो सकती है, वो हथियार फेंके फिर बातचीत करें। ब्रिगेडियर साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, ये जो सारी सिक्योरिटी बॉडीज है आपकी, फिर वो कर क्या रही हैं? तो ये तो मुझे अभी नहीं पता, क्योंकि मैं तो उनमें सिक्योरिटी में मैं तो तजिया दे सकता हूँ कि फेलियर आ रहा है, तो इस फेलियर को एड्रेस किया जाए ना कि क्या प्रॉब्लम है, किधर प्रॉब्लम है, क्यों है, और इसको किस तरह एड्रेस किया जाए। ये तो मतलब है कि अभी मैं अकेला आदमी तो इसके ऊपर बात नहीं कर सकता हूँ ना। हमारा तो सेंट्रल लेवल पे, जैसे आपने अभी नेक्टा की बात की थी, नेक्टा को तो हमने उसको कोल्ड क्या नाम है बैक बर्नर पे डाल दिया नेक्टा को। तो मतलब है कि जब हम देख लेते हैं कि थोड़ी बहुत अभी एक ऑपरेशन किया, दहशतगर्दी थोड़ी सी कम हो गई, हम कंप्लेसेंट हो गए, बात खत्म हो गई जी, आगे जाके किसी और साल बाद 2 साल बाद वो दोबारा सर उठाते हैं, फिर हम कोई जाते हैं, तो ये तो फायर फाइटिंग कर रहे हैं ना, फायर फाइटिंग से तो नहीं होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साद हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।